सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आज के एक और नए सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य का विकास। गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य का विकास। इस टॉपिक से संबंधित हम जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो लगभग 80 क्वेश्चन इससे पहले हम देख चुके हैं। देखिए, भारतीय इतिहास का जो पोर्शन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तहत, उसके अंदर जो टॉपिक लगते हैं उनसे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन के तहत हम 8 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर। 8 वीडियो के तहत लगभग 80 क्वेश्चन है, तो 640 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में भारतीय इतिहास से संबंधित जितना भी पोर्शन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगता है उससे संबंधित हम कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसका एक छोटा सी अंश यानी भारतीय इतिहास, उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन हम 600 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इस पोर्शन से संबंधित यानी भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी 7-8 टॉपिक है उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हम कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद भारतीय इतिहास का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे और लगभग 700-800 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम कवर करेंगे। तो एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें एकदम क्लियर होती रहे। तो आज के इस सेशन में हम गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में कुल 50 प्रश्न है और इसके बाद में सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन देखने के बाद गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य के विकास से संबंधित काफ़ी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र नहीं था। गुप्तकाल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र इनमें से नहीं था। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, मथुरा, तंजौर, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो इन चारों में से कौन सा गुप्तकाल के तहत मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र नहीं था, ये बताना है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तंजौर। तंजौर गुप्त काल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र नहीं था। बाकी मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये 3 गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। वैसे अगर देखा जाए तो गुप्तकालीन मूर्तिकला में जो मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं वो तो सारनाथ से प्राप्त होते हैं। तंजौर देखिए, राजराज प्रथम द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित जो वृद्धेश्वर मंदिर है वो तंजौर में स्थित है, जिसका संबंध है चोल स्थापत्य कला से। प्रसी बराउन ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। तो ये इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में पूछा था, यहाँ पूछा स्थापत्य कला। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा नहीं था। ऑप्शन है मथुरा, कालसी, पटना या बनारस। इन चारों में से कौन सा एक गुप्त काल में स्थापत्य कला का केंद्र नहीं रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कालसी। कालसी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक गांव है। कालसी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक गांव है। यह यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर शिला पर लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कालसी का संबंध मौर्य काल से, गुप्त काल से नहीं है। गुप्त काल में मथुरा, पटना और बनारस कला के या स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
गुप्तकालीन मंदिर स्थलों के बारे में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश और देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। तो चारों में से जो विकल्प सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। भूमरा का जो शिव मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? भूमरा का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर नागौद एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी एरन का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है और भूमरा का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्तकालीन अधिकांश जो मंदिर है वो एमपी से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान में अवस्थित है। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर है? बेराठ जयपुर, बयाना भरतपुर, दर्रा कोटा, नोहे भरतपुर। तो चयन कीजिए सही विकल्प का इनमें से। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान में अवस्थित, कहाँ पे? दर्रा कोटा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। ये मंदिर मुकुंदरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसे भीम की चोरी के नाम से जाना जाता है, जो गुप्तकालीन वास्तुशिल्प कला का माना जाता है। दर्रा कोटा का जो गुप्तकालीन मंदिर है जिसको भीम की चोरी के नाम से जाना जाता है और ये गुप्त काल में प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त होता है जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को, शिव को, लक्ष्मण को या पार्वती को? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये किस देवता को समर्पित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा विष्णु को। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कुछ रचनाएं और उनके लेखक दिए हुए हैं। न्यायावतार सिद्धसेन, विशुद्धिमग्ग बुद्धघोष, मृच्छकटिकम शूद्रक, हितोपदेश विशाखदत्त। तो जो इनमें से असंगत है उसका चयन कीजिए। इनमें से जो असंगत है उसका हमें चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। हितोपदेश विशाखदत्त की रचना नहीं है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के जो रचनाकार है वो कौन है? नारायण पंडित। न्यायावतार सिद्धसेन की रचना है। विशुद्धिमग्ग के लेखक बुद्धघोष है और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। जबकि ये जो हितोपदेश है इसके लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश से नारायण पंडित की रचना है। विशाखदत्त की रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम ये विशाखदत्त की रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित, किससे निर्मित? ईंटों से निर्मित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या औरंगाबाद?
सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये मंदिर गुप्तकालीन समय का साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण वाष्टा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में बनवाया था। तो ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन देखिए। महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ किस काल की धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? महरौली का लौह स्तंभ किस काल की धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका संबंध किस काल से ये पूछ रहा है। मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? टिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। नचना कोठार में किसका मंदिर है? पार्वती का। तो जो एमपी में स्थित नहीं है उसका चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कहाँ पर स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बाकी तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी में है, भूमरा का शिव मंदिर एमपी में है, नचना कोठार का जो पार्वती मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा नागौद एमपी में है, पार्वती मंदिर जो नचना कोठार का है वो मध्य प्रदेश में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी यूपी में है, शिव मंदिर कोह नागौद एमपी में है और भीतर गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है ये भी एमपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी नवरत्न इनमें से नहीं था। गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न इनके दरबार में थे। तो इनमें से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? कालिदास, शपनक, अमर सिंह या वीरसेन। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा वीरसेन। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न कौन से वो देख लेते हैं। कालिदास, वेताल भट्ट, घटकरपर, शंकु, शपनक, वररुचि, अमर सिंह, धनवंतरी और वराहमिहिर। ये 9 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न थे। वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में संधि विग्रही के अमात्य पद पर कार्यरत एक मंत्री था। ये दरबारी नवरत्न नहीं था। तो उत्तर इसका क्या होगा? 4। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी नवरत्न इनको ध्यान में रखेगा। कालिदास है, वेताल भट्ट है, घटकरपर, शंकु, शपनक, वररुचि, अमर सिंह, धनवंतरी और वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर या मृद भांड राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर, दर्रा कोटा, रेड टोंक, बेराट जयपुर। स्वर्ण सिक्कों का, सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा मृद भांड राजस्थान में कहां से प्राप्त हुआ है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बयाना भरतपुर से। कहां से? बयाना भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। बयाना संचय हाट में किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? बयाना से
किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। बयाना संचय, बयाना जो कि भरतपुर में, वहां से गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है। गुप्त सिक्कों का प्रसिद्ध बयाना मुद्रा निदान भारत में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा मुद्रा निदान है। इसकी खोज 1946 में राजस्थान में बयाना के पास एएस अल्टेकर ने की। विभिन्न गुप्त शासकों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। विभिन्न गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को कुल 8 प्रकार के सोने के दिनार के सिक्के जारी करने के लिए भी जाना जाता है। इन सिक्कों के माध्यम से इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास के जो मंदिर है, यहाँ पर जो मूर्तियां बनी हुई है उनका संबंध किस काल से है, ये पूछ रहा है। गुप्त काल, मौर्य काल, पल्लव काल या राष्ट्रकूट काल? या यहाँ पे कला दे रखा है, किस कला से है, एक ही बात है, कौन सा युग या कला? गुप्त कला, मौर्य कला, पल्लव कला या राष्ट्रकूट कला? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुप्त कला से। किस कला से? गुप्त कला से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। गुप्त काल की एक प्रसिद्ध रचना है नवनीतकम, इसका संबंध किससे है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है? खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा या अर्थशास्त्र? नवनीतकम का संबंध किससे है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा से। नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किस विद्वान को है? गुप्त काल के तहत जो दशमलव प्रणाली है उसके विकास का श्रेय किस विद्वान को है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कर? दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्यभट्ट। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। और इसका श्रेय किसको है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आर्यभट्ट कुसुमपुर पाटलिपुत्र के निवासी थे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। दशमलव प्रणाली का विकास का श्रेय किसको? आर्यभट्ट को। दशमलव प्रणाली, ये जो दशमलव प्रणाली है इसका विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। और आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? ये कहाँ के निवासी थे? कुसुमपुर पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सा से संबंधित निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है? चरक संहिता, अष्टांग हृदय, नवनीतकम या ये सभी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नवनीतकम का तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा ही है, इसका संबंध किसे? चिकित्सा से। बाकी देखिए चरक संहिता और अष्टांग हृदय का भी संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है इसके लेखक इनमें से कौन है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कर? पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है
इसके लेखक है वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासनकाल में कला का प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त वंश के शासनकाल में कला के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे? या एक महत्वपूर्ण पूछा है, एक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अमरावती, सारनाथ, एलोरा, सांची। गुप्त काल में या गुप्त वंश के शासन काल में कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है इन चारों में से? तो ये बात तो हमने इस सेशन के शुरू में ही देख ली थी। क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। 19वां क्वेश्चन है, व्रत संहिता की रचना किसने की? व्रत संहिता की रचना किसने की? वराह मिहिर, आर्यभट्ट, नागार्जुन या धन्वंतरी। व्रत संहिता की रचना किसने की? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वराह मिहिर। व्रत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका, ये जो चारों रचनाएं हैं किन की है? वराह मिहिर की। किन की है? वराह मिहिर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? मंदसौर जो अभिलेख है किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। इसके लेखक कौन है? बाण भट्ट, वत्स भट्ट, हरिसेन या वीरसेन। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वत्स भट्ट। मंदसौर अभिलेख का लेखक है वत्स भट्ट। 21वां क्वेश्चन है, रामगुप्त के समय की 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहां से? रामगुप्त जो गुप्त शासक है इसके समय की 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? विदिशा, मथुरा, सुल्तानगंज या पिपरिया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विदिशा से। कहां से? विदिशा से। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, अजंता के गुफा चित्र, अजंता के जो गुफा चित्र है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म। अजंता के जो गुफा चित्र है इनका संबंध किस धर्म से है, यह पूछ रहा है। तो क्या होगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 22 में? ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन के विविध घटनाओं तथा जातक कथाओं के दृश्यों का अंकन बहुतायत से किया गया है। अजंता में चट्टानों को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी, जिनमें 4 चैत्यगृह और शेष विहार गुफाएं थी। तो अजंता की जो चट्टानें हैं उनको काटकर कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं बनाई गई थी, जिनमें 4 चैत्यगृह और शेष विहार गुफाएं थी। तो ध्यान रखिएगा, अजंता के गुफा चित्रों का संबंध बौद्ध धर्म से और यहाँ पे कुल 29 गुफाएं बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? गुप्त काल के तहत जो भी साहित्य लिखा गया है, जिस साहित्य की रचना हुई है उसकी भाषा क्या है? अरबी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। गुप्तकालीन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। गुप्त काल साहित्य के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय विशुद्ध दरबारी संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में साहित्य संस्कृत भाषा में रचा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन देखिए, मंदसौर स्तंभ लेख किस कवि की काव्य शैली के विषय में जानकारी देता है? मंदसौर का जो स्तंभ लेख है इसका संबंध किस कवि से है? भारवी, हरिसेन, वत्स भट्टी या वीरसेन।
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वत्स भट्टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। महाभारत के वन पर्व पर आधारित भारवी द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी। और ये महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें कुल कितने सर्ग है ये पूछा है। किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग है? 12, 15, 18 या 20? किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कुल 18 सर्ग है। कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। किस गुप्तकालीन रचना को रावण वध भी कहा जाता है? किस गुप्तकालीन रचना को रावण वध भी कहा जाता है? भट्टी काव्य, किरातार्जुनीयम, पंचतंत्र, न्यायावतार। तो रावण वध के नाम से इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भट्टी काव्य। भट्टी काव्य को रावण वध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भट्टी द्वारा रचित भट्टी काव्य को रावण वध भी कहा जाता है। रामायण की कथा पर आधारित इस काव्य में कुल 22 सर्ग 1624 श्लोक है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बने कि भट्टी काव्य में कुल कितने सर्ग है, तो उत्तर क्या होगा? 22 सर्ग। इसमें श्लोक कितने हैं? 1624। तो ध्यान रखिएगा भट्टी काव्य को रावण वध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। हयग्रीव वध, हयग्रीव वध काव्य के रचनाकार कौन है? वत्स भट्टी, वीरसेन, भृत्रमेंट, पालकाप्य। हयग्रीव वध के रचनाकार इनमें से कौन है? प्रश्न संख्या 27 में बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भृत्रमेंट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28। किस रचना की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है? पंचतंत्र, किरातार्जुनीयम, वंश भास्कर, अर्थशास्त्र। किस रचना की गणना संसार का जो सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है बाइबल, उसके बाद में दूसरे स्थान पर की जाती है? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा रचित काव्य पंचतंत्र के विश्व की अनेक भाषाओं में विभिन्न संस्करण अब तक निकल चुके हैं। पंचतंत्र 5 भागों में बटा है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व। तो ये भी ध्यान रखिएगा पंचतंत्र कितने भागों में बटा है? 5 भागों में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि पंचतंत्र का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? 4 ये 3 यहाँ से देंगे, चौथा कोई और विकल्प देंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा ये 5 भाग है। इसके 5 भागों के नाम है मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन है। आरंभिक भारतीय मंदिरों में निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित नहीं है? देखिए वैसे अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर किससे निर्मित है? पत्थरों से। किससे निर्मित है? पत्थरों से। लेकिन कुछ एक मंदिर है जो कि ईंटों से भी निर्मित है। तो कह सकते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर पत्थरों और ईंटों दोनों से निर्मित है। तो यहाँ पे विकल्प है एरन का विष्णु मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या उपरोक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उत्तर नंबर 1 एरन का जो विष्णु मंदिर है ये ईंटों से निर्मित नहीं है। गुप्त काल के तहत 2 ऐसे मंदिर प्राप्त हुए हैं। एक तो भीतरी गांव का शिव मंदिर, ये भीतरी गांव का मंदिर शिव को समर्पित है, और एक है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 2 ऐसे मंदिर हैं जो कि ईंटों से निर्मित है। एरन का जो विष्णु मंदिर है
मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन नामक स्थान पर स्थित है, जिसका संबंध गुप्त काल से है। और यह विष्णु का एक मंदिर है जो कि अब लगभग ध्वस्त हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार तथा उसके सामने खड़े 2 स्तंभ आज भी अवस्थित है। और आप चित्र में देख सकते हैं, इनका निर्माण ईंटों से नहीं है, ये पत्थरों से बना मंदिर है। किससे बना? ये पत्थरों से। एरन का जो विष्णु मंदिर है ये पत्थरों से निर्मित है, एमपी में स्थित है ये। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में भीतरी गांव का शिव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे मंदिर है जो ईंटों से बने हुए। किससे बने हुए? ईंटों से। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30वां। इनमें से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? कौन सा एक स्मारक है जिसका संबंध गुप्त काल से नहीं है? बाघ गुफाएं, सितनवसल मंदिर, महाबलीपुरम का गुफा मंदिर, श्रीलंका के शिग्रिया शैलीकृत मंदिर। तो चयन कीजिए सही उत्तर का। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाबलीपुरम गुफा मंदिर। देखिए, महाबलीपुरम के गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के दौरान हुआ था, जबकि यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? गुप्त काल की। महाबलीपुरम शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? ऐसे कौन से विद्वान है या इतिहासकार है जिसने गुप्त काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? के.एम. मुंशी, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मुलर या डॉक्टर भंडारकर? प्रश्न संख्या 31। उत्तर नंबर 1 सही होगा इसमें, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने गुप्त युग को क्या कहा है? स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। प्रश्न संख्या 32वें क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने गुप्त युग को कला एवं साहित्य का पुनर्जागरण काल, देखिए, कला एवं साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है? के.एम. मुंशी, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मुलर, डॉक्टर भंडारकर? तो ऑप्शन फर्स्ट तो पहले ही कट हो जाता है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? केवल स्वर्ण युग। क्या कहा है? केवल स्वर्ण युग। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन में से चयन कीजिए। गुप्त युग को कला व साहित्य का पुनर्जागरण काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मैक्स मुलर। किसने कहा है? मैक्स मुलर, जिन्होंने गुप्त काल को कला व साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है। अगला क्वेश्चन है 33वां। लीलावती एक प्रसिद्ध रचना है, इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? लीलावती की विषय वस्तु क्या है? भोग विलास, रामायण, गणित या चिकित्सा? लीलावती की विषय वस्तु। प्रश्न संख्या 33वां। उत्तर नंबर 2 होगा गणित। देखिए व्याख्या देखिए, लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा, रचना किसकी है? भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में रचित है। गणित और खगोल शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु क्या है? गणित प्लस खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र, इसमें 625 श्लोक है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। लीलावती के रचनाकार एक तो भास्कर द्वितीय। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है, इसकी विषय वस्तु तो गणित या ऑप्शन में खगोल शास्त्र भी हो सकता है, अंक गणित भी इसमें विकल्प हो सकता है। और इसका समय है 1150 ईस्वी। दूसरी इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा में ये रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट
कहाँ का निवासी था? विदिशा, कलिंग, अयोध्या या पाटलिपुत्र? आर्यभट्ट जो विद्वान है ये कहाँ के निवासी थे? 34वां क्वेश्चन, उत्तर नंबर 4 पाटलिपुत्र। कहाँ के निवासी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35वां, गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरी, मथुरा, देवगढ़ या भीतरगांव? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर नंबर ऑप्शन 1 होगा उदयगिरी से। कहाँ से? उदयगिरी से। देखिए व्याख्या में क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा में गुप्तकालीन मूर्तिकला की अनमोल धरोहर विद्यमान है। इन्हीं में से एक गुफा नंबर 6 के सम्मुख चट्टान पर उत्कीर्ण महिषासुर मर्दिनी की 12 भुजाओं वाली अनूठी प्रतिमा है। पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग 1600 वर्ष पुरानी यह प्रतिमा प्राचीनतम देवी प्रतिमाओं में अग्रणी मानी जाती है। तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरी से प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश राज्य से। और जो गुफा नंबर 6 है उसके सम्मुख चट्टान पर ये मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी भुजाएं कितनी है? 12 भुजाओं वाली ये एक अनूठी प्रतिमा के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36वां क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? ग्वालियर के निकट जो बाघ की गुफाएं हैं उनका संबंध किस युग से है? सीधा सा मतलब यही निकलता है, अर्थात बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? मौर्य युग, गुप्त युग, कुषाण युग या सातवाहन युग? तो इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 36, उत्तर नंबर इसमें 2 होगा गुप्त युग। ग्वालियर के निकट जो बाघ की गुफाएं हैं, ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर ये बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। इनकी खोज किसने की? डेंजरफील्ड महोदय ने। कब की? 1818 में। और इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। अजंता के चित्रों के विपरीत बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, बाघ की गुफाओं का संबंध है गुप्त युग से और ये ग्वालियर में स्थित है। इनकी खोज किसने की? डेंजरफील्ड महोदय ने। कब की? 1818 ईस्वी में। और बाघ की गुफाओं की संख्या भी पूछी जा सकती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो बाघ की गुफाओं की संख्या है साहब 9। कितनी है? 9। और बाघ की गुफाओं का संबंध किससे है? लौकिक जीवन से संबंध है इनका। बाघ की गुफाओं का संबंध है मनुष्य के लौकिक जीवन से। तो अब प्रश्न ये भी बनता है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? बाघ की गुफाओं का संबंध लौकिक जीवन से है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं अजंता में? 29 गुफाएं। इनका संबंध किससे? तो इनका संबंध है धार्मिक विषयों से। किनसे? धार्मिक विषयों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 37वां देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? हरिसेन। इसकी भाषा पूछ रहा है इस प्रश्न में, इसकी भाषा पाली, प्राकृत, मैथिली या संस्कृत? प्रयाग प्रशस्ति की भाषा। प्रश्न संख्या 37, उत्तर नंबर विकल्प 4 होगा संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38, 38वां क्वेश्चन है, किस काल के मंदिरों की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? किस काल के मंदिरों की वास्तुकला में सर्वप्रथम
गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुप्त काल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं था? नागार्जुन, शपणक, अमर सिंह और वेताल भट्ट। तो उत्तर नंबर होगा इसमें ऑप्शन 1, नागार्जुन इनमें शामिल नहीं था। शपणक थे, अमर सिंह थे, वेताल भट्ट थे। अभी हमने पीछे क्वेश्चन की व्याख्या में इनके 9 दरबारी नवरत्न देखे थे, तो उनमें नागार्जुन शामिल नहीं था। तो प्रश्न संख्या 39 में ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। अष्टांग हृदय एक प्रसिद्ध रचना है, ये किसकी रचना है? वाग्भट, धन्वंतरी, पालकाप्य, शालिहोत्र। उत्तर नंबर ऑप्शन 1 होगा वाग्भट। अष्टांग हृदय किसकी रचना है? वाग्भट की। प्रश्न संख्या 41। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह जो पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? भारवी, कामंदक, महावीराचार्य, भास्कराचार्य। गणित सार संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महावीराचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस स्थान से खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थान से खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज, मथुरा, प्रयागराज या देवगढ़। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मथुरा से। कहाँ से? मथुरा से। अगला क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 42 में पाषाण मूर्ति आई है। क्या ये? पाषाण मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति। और यहाँ पे पूछा तांबे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? बुद्ध की तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज, मथुरा, प्रयागराज या देवगढ़। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुल्तानगंज से। बुद्ध की जो तांबे की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। जबकि खड़े बुद्ध की जो पाषाण मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। तो देखिए सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में है, जहाँ से बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन विशाल ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो 1861 ईस्वी में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली थी। संप्रति यह प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय में है। पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी के मध्य बताया है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध की एक खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है और यहाँ पे बुद्ध की तांबे की जो मूर्ति है वो सुल्तानगंज से मिली है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए। गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य के संबंध में नीचे दो जो 4 विकल्प दिए गए, इनमें से जो असंगत है यानी जो असत्य है उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर 2 है, अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3 है, सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ऑप्शन चौथा है, मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। तो बताइए चारों में से जो असत्य है उसका चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है, अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा है, अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है। जबकि हमने देखा था क्वेश्चन कि गुप्त काल में 2
मंदिर सिर्फ ईंटों से निर्मित है, बाकी अधिकांश मंदिर किससे निर्मित है? पाषाण से। सिरपुर का लक्ष्मी मंदिर और भीतरी गांव का जो मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है, बाकी जो मंदिर है वो सारे पाषाण निर्मित है। तो ये कथन गलत हो जाता है। और सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश एमपी में अवस्थित है और मंदिरों का निर्माण एक चबूतरे पर किया जाता था, ये बात भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर होगा ऑप्शन 2। अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है, ये बात गलत है, पाषाण से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 45 गुप्तकालीन चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्तकालीन चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? काशी, करमदंडा, उदयगिरी या देवगढ़ से? चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति गुप्त काल में किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, करमदंडा से। 46वां क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन मूर्ति कला के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है उसके संबंध में इनमें से जो विकल्प असत्य है उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है मथुरा, सारनाथ एवं पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन दूसरा है गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई। ऑप्शन थर्ड है गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता एवं कामुकता नहीं थी। और ऑप्शन चौथा है गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादा था। तो चारों में से जो असत्य है उसका चयन करना है। देखिए विकल्पों को देखते हैं हम। मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे, ये बात बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई, ये बात भी सही है। और गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता एवं कामुकता नहीं थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल जो था वो सादा था, ये बात गलत है। सादा नहीं था, सुसज्जित था या अलंकृत था। तो ऑप्शन इसमें चौथा गलत हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 46 में उत्तर विकल्प नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 47 में देखिए, गुप्त काल में किस स्थान से पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है? पीछे 2 क्वेश्चन हमने देखे। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति, किसकी मूर्ति? खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति कहाँ से? मथुरा से। फिर एक क्वेश्चन आया था बुद्ध की तांबे की मूर्ति, वो कहाँ से? सुल्तानगंज से। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति मथुरा से और बुद्ध की तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज से। जबकि अब क्वेश्चन आया है कि पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति पद्मासन मुद्रा में, मूर्ति पाषाण है लेकिन पद्मासन में, तब उत्तर क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर 4। 3 क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग तरीके से ध्यान रखिएगा। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति मथुरा, पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति सारनाथ और तांबे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से। तीनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, तीनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन आया हमारे सामने। प्रश्न है कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वही बात है, मंदिर स्थापत्य के संबंध में जो असंगत विकल्प है वो कौन सा इनमें से? 4 यहाँ पे कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है गुप्तकालीन मंदिरों का भीतरी भाग सादा होता था। ऑप्शन दूसरा है मंदिरों के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना या मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन थर्ड है गुप्तकालीन मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। और ऑप्शन फोर्थ है गंगा व यमुना की मूर्ति रूप गुप्त काल की ही देन है। तो 4 में से एक विकल्प असत्य है, उसका चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है मंदिरों का भीतरी भाग सादा था, प्रभा मंडल सुसज्जित था, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा है
मंदिरों के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना या मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता था, सीधी जड़ाई की जाती थी। ऑप्शन थर्ड है, गुप्तकालीन मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी। जी, और शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी गुप्त काल में प्रारंभ हो चुका था। ये कथन भी सही है। चौथा ऑप्शन है, गंगा व यमुना की मूर्ति रूप गुप्त काल की देन है। ये कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। मंदिरों के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना या मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, ये विकल्प यहाँ पे गलत है। प्रश्न संख्या 49, 49वां क्वेश्चन देखिए। भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम नमूना दिखाई देता है। भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम नमूना दिखाई देता है, किस स्थान पर? ऑप्शन फर्स्ट है, भीतरी गांव का मंदिर कानपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश, ये कानपुर यूपी में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी में, और उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा। तो चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भीतरी गांव का मंदिर कानपुर यूपी में, जहां से भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम यानी सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 49 में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भीतरी गांव का मंदिर कानपुर। आज के सेशन का 50वां क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है? अजंता में जो 29 गुफाएं हैं, तो किस गुफा के चित्र को चित्रशाला कहा गया है, ये पूछा है। 10वीं गुफा, 16वीं गुफा, ये 15वीं गुफा, 16वीं गुफा या 17वीं गुफा? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 17वीं गुफा को। अजंता की जो 17वीं गुफा है उसको क्या कहा गया है? चित्रशाला, चित्रशाला। और चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 51वां। अजंता की किस गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है? अजंता की किस गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है, जो कि प्रसिद्ध है? 10वीं गुफा, 15वीं गुफा, 16वीं गुफा या 17वीं गुफा? तो ऑप्शन चौथा तो वैसे ही कट गया, क्योंकि यह इसको तो चित्रशाला कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर होगा 3, 16वीं गुफा। अजंता की जो 16वीं गुफा है, जहां से मरणासन राजकुमारी का अत्यंत भव्य सुंदर चित्र हमें प्राप्त होता है। तो साथियों, क्वेश्चन इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। बाकी के क्वेश्चन हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में 51 नंबर तक ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आप इस क्लास को पूरी देखिएगा और आगे की क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।